Hello everyone. Once again, I welcome you all in Anand Sir chemistry classes. Now, till now, we have studied about adsorption of gases and the factors which affects the adsorption of gases on solid. So, different and the various factors we have discussed, including competitive adsorption and nature of gas and temperature, pressure, etc. Today we'll be starting the new topic, and that is adsorption or in solution. Adsorption in solution and about catalysis. Today's topic is adsorption from solution phase, means adsorption in solution. यानी कि जैसे गैस एड्जॉर्ब होती है सॉलिड पर, उसी प्रकार से यानी उसी तरीके से सॉल्यूशन में भी एड्जॉर्प्शन होता है. टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको कोट करूंगा. आप उस एग्जांपल से समझ सकते हो कि भाई सॉल्यूशन में भी एड्जॉर्प्शन होता है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस इवन इन द सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल, मैं 3 एग्जांपल आपको बता रहा हूँ एंड इट इज़ वेरी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल और आप खुद करके भी देख सकते हैं. When aqueous solution of acetic acid यानी vinegar is shaken with charcoal, activated charcoal, the concentration of acid in solution decreases. भाई ऐसा क्यों हो रहा है? It is because charcoal adsorbs acetic acid. सेकेंड एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर है. जब भी स्कूल खुले, लैब खुले, लैब में जाओ तब ये करके देख सकते हो. लिटमस सोल्यूशन, वेदर इट इज़ रेड और ब्लू, इट इज़ इमटेरियल. Any litmus solution that will become colorless when shaken with charcoal. क्योंकि जो लिटमस सोल्यूशन है वो एक डाई है, वो एक नेचुरल डाई है. तो वो जो डाई होती है वो चारकोल पर एड्जॉर्ब हो जाती है. राइट. इट इज़ बिकॉज डाई ऑफ लिटमस सोल्यूशन इज एड्जॉर्ब्ड बाय सोल्यूशन. थर्ड एग्जाम्पल मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ. रॉ शुगर सोल्यूशन, जिसे हम केन शुगर सोल्यूशन, गन्ने का रस, सीधी बात है. तो गन्ने के रस के अंदर है ना, अगर हम चारकोल डाल देते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है. सो दैट सोल्यूशन इज डीकलराइज्ड बाय एनिमल चारकोल और कोकोनट चारकोल, स्पेशली इन शुगर इंडस्ट्री. भाई गन्ने का रस होता है ब्राउन रंग का या थोड़ा ग्रीनिश कलर का होता है, लेकिन जो चीनी हमें मिलती है वो वाइट कलर की होती है. तो वो कलरिंग मैटर जाता कहाँ है और कैसे चले जाता है? दैट इज़ ड्यू टू एड्जॉर्प्शन. और उसके लिए जो एड्जॉर्बेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है या तो एनिमल चारकोल, जिसको कि हम बोन चारकोल भी बोलते हैं, या कोकोनट चारकोल. फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ सोल्यूशन. जो हमने गैस की एड्जॉर्प्शन चारकोल पर या सॉलिड पर होती है, तब फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ी थी हमने. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड में. तो यहाँ पर क्या होगा, गैस की जगह हो जाएगा कलरिंग मैटर या जो भी सब्सटेंस एड्जॉर्ब हो रही है वो, और एड्जॉर्बेंट कोई भी हो सकता है, चारकोल हो सकता है या कोई और सॉलिड हो सकता है. तो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. बट डिफरेंस क्या है? गैस के केस में वहाँ पर प्रेशर का इम्पैक्ट होता है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का, C का. तो हम कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन दैट इज x/m इज इक्वल टू k C to the power 1/n, where k is constant, C is concentration and 1/n is the factor. Taking log both sides. By taking log both sides, it becomes, equation becomes log x/m is equal to log k plus 1/n log C. ये इक्वेशन बन जाएगी. ये बिल्कुल वही एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म वाली इक्वेशन आ गई, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म वाली, बस P की जगह यहाँ पर C आ गया है. तो इस इक्वेशन को भी हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर सकते हैं. y इज इक्वल टू mx प्लस c, ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, ये बात है. तो यहाँ पर एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन टॉपिक खत्म हो जाता है. अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन इन आवर डेली लाइफ, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर एड्जॉर्प्शन फिनोमेना की एप्लीकेशन क्या है. हमने 4-5 दिन से यही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैं आपको एक एक करके कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस बताता हूँ. इन गैस मास्क, भाई आजकल तो धुआंधार चल रहा है गैस मास्क. आप लोग तो नॉर्मल मास्क लगा रहे होगे 3 प्लाई 2 प्लाई वाला, लेकिन N95 N99
और केमिकल्स वाला जो मास्क होता है, जो कि जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज विशाखापट्टनम में एक गैस लीकेज हुई है जिससे कि बहुत सारे लोग मर गए। तो वहाँ पर जैसे आपने किसी ने न्यूज़ देखी होगी, तो कुछ लोग तो एनडीआरएफ के लोग गए थे, वो एक स्पेशल सूट या किट पहन के गए थे और उनके मुंह के ऊपर मास्क लगा हुआ था। वो स्पेशलाइज्ड गैस मास्क होता है, वो सारी पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस गैस मास्क के अंदर क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल। देखिए क्या लाइव एग्जांपल है आपके लिए। इन गैस मास्क एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड एज एन एब्जॉर्बेंट टू एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस। जहाँ कहीं पर भी केमिकल वॉरफेयर होता है दुनिया के अंदर, वहाँ पर अगर अपने सैनिकों को, अपने जवानों को बचाना हो तो केमिकल वॉरफेयर से बचने के लिए हम लोग को स्पेशल टाइप के गैस मास्क पहनाने पड़ते हैं, जिससे कि वो जितने भी केमिकल वॉरफेयर के हार्मफुल गैसेस होती हैं उन सबको वो एब्जॉर्ब कर ले और जो मिलिट्री मैन है वो अपने आप को बचा सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, सिलिका जेल एंड एल्यूमिना जेल्स आर यूज टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। सिलिका जेल, आपने वो वाटर बॉटल्स खरीदी होंगी सेलो की या मिल्टन की, उसके अंदर एक पैकेट निकलता है छोटा सा, वो दवाइयों के अंदर भी निकलता है, महंगी महंगी दवाइयाँ होती हैं जिनको ड्राई रखना होता है, उसके अंदर पैकेट निकलता है। एंड एल्यूमिनियम जेल या एल्यूमिना जेल आर यूज टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी। फिर एनिमल चारकोल, वही बोन चारकोल, इज यूज टू डिकलराइज शुगर केन जूस इन शुगर इंडस्ट्री। एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज टू प्रोड्यूस हाई वैक्यूम, क्योंकि जितनी भी एयर होगी, जितनी भी गैस होंगी, सबको वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। सिलिका जेल, एल्यूमिना और एल्यूमिना जेल, पाउडर्ड एल्यूमिना आर यूज्ड एज गुड एब्जॉर्बेंट्स इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। 11th में पढ़ा होगा क्रोमेटोग्राफी के बारे में, फिर भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो जब क्लासेस ओपन होंगी पूछ लेना मेरे से। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ये एब्जॉर्बेंट की तरह यूज़ होते हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, आगे मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, इज बेस्ड अपॉन एड्सॉर्प्शन फिनोमेना। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया मैंने। इन हेबर्ट्स प्रोसेस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, आयरन एंड मोलिब्डेनम आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। So on the surface of this catalyst, nitrogen and hydrogen gases are being absorbed and then the phenomena takes place to form ammonia. डिटेल अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अब। फ्रोथ फ्लोरेशन प्रोसेस, अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में मैंने बताया था, यूज्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स, इज बेस्ड अपॉन एड्सॉर्प्शन ऑफ सल्फाइड ओर पार्टिकल्स ऑन ऑयल। उसमें बताया था, याद करें आप लोग, कि ऑयल पार्टिकल्स पे सल्फाइड और एड्सॉर्ब हो जाएंगे, जबकि वाटर पर मिट्टी या इम्प्योरिटीज एड्सॉर्ब हो जाएंगी। तो इसके साथ ही ये पहला पार्ट हमारे इस चैप्टर का कंप्लीटली फिनिश हो जाता है, दैट इज़ एड्सॉर्प्शन। अब हम आज से इसका सेकंड पोर्शन पढ़ना शुरू करेंगे। शुरू में मैं बताया था इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं, अब मैं सेकंड पार्ट शुरू कर रहा हूँ, दैट इज़ कैटालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। The substance which alters the rate of reaction without undergoing any chemical change in it is known as catalyst. छोटी क्लास से आप लगातार पढ़ते आ रहे हो उसकी डेफिनेशन। And the phenomena in which the catalyst is being involved is known as catalysis. तो catalysis phenomena है और catalyst एक substance है। For example, potassium chlorate KClO3 undergoes decomposition on heating to form KCl and O2 in presence of a catalyst MnO2, manganese dioxide. ओके, अ कैटलिस्ट, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप ज़रूर याद रखें, कभी भी आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक में, मैच द कॉलम में। अ कैटलिस्ट विच इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। सिंपल, ये MnO2 पॉजिटिव कैटलिस्ट है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 फॉर्म्स SO3 इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। 10th में सबने पढ़ा था सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर में, इस साल भी पढ़ेंगे। हियर V2O5 इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। अ कैटलिस्ट विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिटार्ड कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, इज कॉल्ड एज नेगेटिव कैटलिस्ट।
इसके कुछ एग्जाम्पल मैं स्पेसिफिक दे रहा हूँ, ज़रूर याद रखें। ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे समझते हैं कैटलिस्ट वही सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है। ऐसा नहीं है, डिक्रीज़ करने वाले भी होते हैं, क्योंकि बहुत बार हमको कई रिएक्शंस की रेट डिक्रीज़ भी करनी होती है टू गेट और टू ऑब्टेन द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल एसिटेनिलाइड, ये कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे हम लोग तो मैं इसकी प्रिपरेशन भी बताऊंगा। एसिटेनिलाइड और फॉस्फोरिक एसिड इज अ नेगेटिव कैटलिस्ट। अब यहाँ पे हमें स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कब, फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हमें पता है 11th में आपने पढ़ा होगा H2O2 एक अनस्टेबल लिक्विड होती है, बहुत जल्दी वो डिकम्पोज हो जाती है इनटू वाटर। सो टू प्रिजर्व इट, और आई शुड से टू इंक्रीज इट शेल्फ लाइफ, यानी कि बिना डिकम्पोज हुए ये ज़्यादा समय तक हम इसको संभाल के रखें, तो हम इसके अंदर एसिटेनिलाइड ACETANILIDE एसिटेनिलाइड और फॉस्फोरिक एसिड इज द नेगेटिव कैटलिस्ट। इट कंट्रोल्स द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। फिर है टेट्रा इथाइल लेड, टेल जिसको बोलते हैं बहुत पॉपुलरली। इट इज़ अ नेगेटिव कैटलिस्ट ड्यूरिंग कंबशन ऑफ पेट्रोल इन इंजन। जो एक्टिवा आप चलाते हैं, जो मोटरसाइकिल आप चलाते हैं, जो कार आप चलाते हैं, उसके अंदर जो पेट्रोल यूज़ होती है, तो उसके अंदर टेट्रा इथाइल लेड को एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट देते हैं, जिससे कि पेट्रोल की कंबशन कंट्रोल्ड वे में हो, और ऐसे पेट्रोल को हम बोलते हैं लेडेड पेट्रोल और लेडेड गैसोलिन। अब क्योंकि आगरा ताजमहल की वजह से स्पेशल प्रोटेक्शन जोन में आता है, तो आगरा में लेडेड पेट्रोल नहीं सेल होती है, यहाँ पर अनलेडेड पेट्रोल होता है, तो उसके अंदर टेट्रा इथाइल लेड के अलावा कोई और केमिकल मिलाते हैं जो कि नेगेटिव कैटलिस्ट होता है और कंबशन ऑफ पेट्रोल को कंट्रोल करता है। थर्ड एग्जाम्पल है इन रोजनबर्ग रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग, ड्यूरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रोजनबर्ग रिएक्शन के अंदर लिंडलास कैटलिस्ट इज यूज्ड एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट। अब आपको पता होगा लिंडलास कैटलिस्ट क्या होता है, नहीं पता है तो मैं भी लिख के आपको बता देता हूँ। लिंडलास कैटलिस्ट होता है PD प्लस बेरियम सल्फेट प्लस सल्फर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो है वो एक नेगेटिव कैटलिस्ट है, एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करता है ये एल्डिहाइड में, बस वहीं तक रोक देता है रिएक्शन को, इसीलिए ये एक नेगेटिव कैटलिस्ट है। तीसरी डेफिनेशन है द सब्सटेंस विच एनहेंसेस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, यानी जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, आर नोन एज कैटालिटिक प्रोमोटर्स और एक्टिवेटर्स। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बहुत सारी प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल इन हेबस प्रोसेस molybdenum is a promoter for iron, where iron is a catalyst and molybdenum is a promoter. तो N2 plus 3S2, iron plus molybdenum, catalyst, promoter forms ammonia. चौथा एक definition है substances which decreases or destroys the activity of a catalyst, यानी catalyst की activity को ही permanently खत्म कर दें, are known as या is known as catalyst poison. ये भी हम लोग के लिए आवश्यक है कुछ जगहों पर, अदरवाइज ये हमारे लिए हार्मफुल है। हमारे लिए मतलब यहाँ पे कैटलिस्ट, ये हमारे लिए नहीं, मतलब हम नहीं है कि हम कैटलिस्ट पॉइजन करें तो हम ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है, कैटलिस्ट के लिए पॉइजन हो। इन केस ऑफ लिंडलास कैटलिस्ट, मैंने जो ऊपर अभी एग्जाम्पल लिया था लिंडलास कैटलिस्ट, इसके अंदर जो है सल्फर जो होता है ना वो, या बेरियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन जो है वो एक कैटलिस्ट पॉइजन है। इन केस ऑफ लिंडलास कैटलिस्ट barium sulfate and quinoline is used as catalyst poison during Rosenband reaction. मैंने अभी ऊपर बता दिया था, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। RCOCl ये होता है एसिड क्लोराइड, ऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे, प्लस हाइड्रोजन यानी रिडक्शन हो रहा है एसिड क्लोराइड का, PD बेरियम सल्फेट एंड क्यूलोनिन, इट विल फॉर्म एल्डिहाइड RCHO। तो क्यूनोलिन प्लस बेरियम सल्फेट इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक कैटलिस्ट पॉइजन है। क्यूनोलिन की जगह पर हम लोग सल्फर भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप सबने देखा, आप सबने पढ़ा कि भाई सॉल्यूशन की सिचुएशन में, यानी सॉल्यूशन के अंदर भी एड्सॉर्प्शन होता है, और फिर हमने देखा
कि हम एड्सॉर्प्शन का रियल लाइफ में बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं या करते भी हैं। मैंने तो 7 आपको बताए हैं एप्लीकेशन, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, आप बुक से रेफर कर सकते हैं। फिर एक कैटलिसिस मैंने पढ़ाया, कैटलिस्ट का इंट्रोडक्शन हो गया, डिफरेंट टाइप जो उसके पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट, प्रोमोटर और पॉइजन्स के बारे में बताया। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ओके बेटा।